वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि हम अपने नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पर यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने सेल्स मिलकर बना रहे हैं, इस बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और वो ही सेल सारी जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, वाइटल एक्टिविटीज़, उन्हें परफॉर्म करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने होते हैं, बहुत ही सारे सेल्स मिलते हैं तब जाकर ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाते हैं जो फंक्शन में और स्ट्रक्चर में दोनों में अलग अलग होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल एक अपनी खुद की अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जो दूसरा सेल नहीं कर सकता। तो अब हम मूवमेंट को यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब किसी ऑर्गेनिजम्स को जाना होता है तो इस मूवमेंट को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम इनमें डिफरेंस देखेंगे जिससे हमें इनकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जब भी अमीबा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करके एक एक्सटेंशन बनाता है जिसे हम स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट कहते हैं। इस फॉल्स फीट की हेल्प से अमीबा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट कर सकता है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और जब भी उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता है तो वो इसके लिए सीलिया का यूज़ करता है। सीलिया जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर। इन सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से एक साथ ही मूव करते हैं और उसके मूवमेंट से पैरामीशियम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चला जाता है। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे क्लेमाइडोमोनास का। ये एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है। इसके पास दो फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला जो होते हैं ये लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी क्लेमाइडोमोनास को मूव करना होता है तो ये इन दोनों फ्लैजला को बीट करता है और ये पानी के अंदर मूव कर सकता है। बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे मैकेनिज़्म, बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज़्म मूवमेंट के पाए जाते हैं और उसमें फ्लैजला भी एक मूवमेंट का तरीका हो सकता है। अब हम मूवमेंट देखते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम ह्यूमंस में या फिर किसी अलग हायर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल फाइबर्स या फिर सेल्स इनकी बनी होती हैं। इन फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन से हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। ये मसल्स हमारे स्केलेटन जो हमारी बोन्स होती हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हम अपने स्केलेटन को मूव कर सकते हैं। यही मैकेनिज़्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट का। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे नर्व सेल हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग टाइप्स के सेल हैं और हम यूनिसेल्यूलर में देखते हैं कि ये एक सिंगल सेल होते हैं और सारी एक्टिविटीज़ जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये खुद एक सिंगल सेल से ही कर लेते हैं। फिर हम लेते हैं इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्सक्रीशन का, यानी कि बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड एनवायरनमेंट में पास करना। अमीबा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वैक्यूल के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। उस वैक्यूल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर अमीबा की बॉडी के अंदर होता है वो कलेक्ट हो जाता है और उसी के साथ जितना भी वेस्ट मटेरियल अमीबा की बॉडी के अंदर होता है वो भी वैक्यूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है और फिर ये वैक्यूल अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जाकर वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल और वाटर को आउटसाइड एनवायरनमेंट में छोड़ देता है डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। और एक्सक्रीशन का एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनीज पाई जाती हैं। जो ऑर्गन्स हैं वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, उनसे मिलकर बनी होती हैं। यही नेफ्रॉन्स ह्यूमन बींग्स में वेस्ट मटेरियल और वाटर को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनका लाइफ स्पैन यानी कि इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनका जीवन काल बहुत बड़ा होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का एवरेज लाइफ स्पैन 60 ईयर्स है। तो ये हमने देखे डिफरेंसेस यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बीच। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की उसे ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग एक्टिविटीज़ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से करवाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट में ह्यूमन बींग्स स्केलेटल मसल्स का यूज़ करते हैं और नर्व सेल मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग टाइप का सेल है। डिवीज़न ऑफ लेबर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। कुछ रेफरेंस बुक्स में जहाँ डिफरेंशिएशन हम इनका देखते हैं तो कुछ रेफरेंस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी बुक में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है
कि डिवीज़न ऑफ लेबर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है अलग अलग रेस्पेक्ट में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके की जो सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं, जो सेल के पार्ट्स होते हैं, वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को सप्लाई करता है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्लांट्स में। अब हम एग्जांपल देखेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर को समझने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और साथ ही साथ हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। हमारा जो हार्ट है, जो हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करता है, वो कार्डियक मसल का बना होता है। कार्डियक मसल्स जो हैं वो भी कार्डियक सेल्स की बनी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से हमारा हार्ट ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन इन सबको ट्रांसपोर्ट भी करता है। हमारे स्टोमक में बहुत ही सारे अलग अलग टाइप्स के सेल पाए जाते हैं जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल, इन्हें हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है। और एक हमारे सेल्स होते हैं जाइमोजन सेल्स, इन्हें हम चीफ सेल्स भी बोलते हैं। ये प्रो एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। प्रो एंजाइम्स वो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम जो फूड जो हम लेते हैं उसके डाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं। प्रो एंजाइम तब तक काम नहीं करते तब तक वो एक्टिवेटेड ना हो। जैसे कि चीफ सेल एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं पेप्सिन, वो हमारे अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन पेप्सिन जो है वो अपनी प्रो एंजाइम की फॉर्म में सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ऑक्जेंटिक सेल ने सिक्रीट किए थे, इसकी हेल्प से एक्टिवेट होता है और फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और हमारे जो सेल्स हैं उन्हें के पास जाकर रिलीज़ कर देते हैं, तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका शेप डिस्कॉइडल होता है, जैसे कि एक डिस्क। ल्यूकोसाइट्स या फिर वाइट ब्लड सेल जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये किसी डेफिनेट शेप के नहीं होते, तो हम इनका शेप अगर कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि ये अमीबॉइड शेप के हैं। जैसे अमीबा अपना शेप चेंज करता रहता है, कभी स्यूडोपोडिया बनाता है, तो इसी तरीके से ल्यूकोसाइट्स जो हैं इन्हें भी अपना शेप चेंज करना पड़ता है अपने फंक्शंस की वजह से। सपोज़ कोई भी वायरस आपकी बॉडी के टिश्यू के अंदर जाकर आपको इन्फेक्ट करने लगा, तो इस टिश्यू तक हमारी ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाती, तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये अपना शेप चेंज कर कर स्क्वीज़ कर कर हमारे टिश्यू के अंदर जाकर वो जो भी वायरस है या फिर जो भी पैथोजन है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इनका फंक्शन है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इसी फंक्शन की वजह से ये अमीबॉइड शेप के होते हैं, ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि सेल्स का शेप जो है वो उनके फंक्शन पर मेनली डिपेंड करता है। नर्व सेल का हम एग्जांपल लें तो नर्व सेल जो है ये बहुत ही इलोंगेटेड होते हैं, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र करने होते हैं ब्रेन को और ब्रेन से हमारी बॉडी को। इनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है। दूसरे आते हैं हमारे स्मूथ मसल सेल्स, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। और ये जो हमारे वाइसरल ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे बॉडी में वाइसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अपने इंटेस्टाइन का, इसकी वॉल पर ये पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन में हम जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए उस खाने की मूवमेंट की ज़रूरत होती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो मूवमेंट इन स्मूथ मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हमें मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब हम आते हैं फैट सेल्स पर, इन्हें हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसे स्टोर कर लेते हैं, और जब भी उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो इस फैट को ऑक्सीडाइज कर कर एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। इनका शेप अगर हम देखें तो इनका शेप एक रिंग की तरह होता है। इनका न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल एक साइड की तरफ पुश हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक फैट का बहुत बड़ा लोब्यूल पाया जाता है जो इस न्यूक्लियस को और उसके साइटोप्लाज्म को बिल्कुल इसके जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं उनमें पुश कर देता है। अब हम आते हैं जर्म सेल्स पर। जर्म सेल्स ह्यूमन बींग्स में और अदर एनिमल्स में फीमेल का जर्म सेल होता है ओवम और मेल जर्म सेल होता है स्पर्म। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, वो फिर आगे डिवाइड होकर पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो ये सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए हैं। और दूसरे हमारे सेल हैं ये ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट यानी बोन सेल। हमारी जो बोन है वो मेनली कैल्शियम के सॉल्ट से बनी होती है। तो इन कैल्शियम के जो ये पूरा मैट्रिक्स होता है इसके अंदर छोटे छोटे से स्पेस पाए जाते हैं जिन्हें हम लेक्यूना कहते हैं। इन लेक्यूना के अंदर ये हमारे बोन सेल जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं ये पाए जाते हैं। एक लेक्यूना दूसरे लेक्यूना से जुड़ा होता है एक चैनल के थ्रू, उसे हम कैनालिक्यूलाए कहते हैं। एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट से जुड़ा होता है, उनमें उनके अंदर से छोटे छोटे धागे जैसी प्रोसेस निकलती हैं और वो एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट करती हैं कैनालिक्यूलाए के थ्रू।
अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक ऑस्टियोसाइट बना रखा है। मानो एक ब्लड वेसल आकर इस ऑस्टियोसाइट से मिलती है और इस वाले ऑस्टियोसाइट को वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दूसरे ऑस्टियोसाइट तक पहुँचाने के लिए इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन हो गई है कि इसके अंदर प्रोसेस निकल गई हैं। तो इन प्रोसेस के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक सेल से एक ऑस्टियोसाइट से दूसरे ऑस्टियोसाइट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हम फिर इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि सेल का जो शेप है, जैसे कि यहाँ पर इस ऑस्टियोसाइट का शेप है, ये इसके फंक्शंस की वजह से इसका शेप चेंज हुआ है। तो सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन पर ही डिपेंड करता है मेनली। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल के कंपोनेंट्स और उसकी सारी ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करेंगे।